हाँ, सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चैट्स ऐप पर देखूंगी। यस, आज एक आखिरी दिन है। मेरा यूज़र नेम और आईडी आ जाएगा तो मैं भी ऐप पे लॉगिन करके आपके चैट्स ऐप पे देख पाऊंगी कल से। लेकिन आज जो है वो सारे चैट्स मैं देखूंगी ऑन टेलीग्राम। इज़ दैट क्लियर? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन बैंक से स्टार्ट करते, सैलरी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। मैं करवाने वाली हूँ आपको केवाईसी क्वेश्चंस। इफ देयर आर एनी न्यू स्टूडेंट्स हु नो अबाउट माय केवाईसी तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो केवाईसी क्वेश्चंस होते हैं नो या कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ मैं आपको, राइट? सो हियर जैसे कि क्या हो जाता है, आपको तकलीफ नहीं होती है वाइल सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम्स। ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स को मिला के बड़ा प्रॉब्लम बनता है। दार लावाना त्यांचे भांडणांचा Now let us see. Now here interest credited to RPF is 31,200. It is 12.5%. Taxable perquisite कितना होगा? So let us understand. यहाँ पे हम लिखते हैं interest credited 31,200 लेस exempt कितना होता है RPF का इंटरेस्ट अप टू 9.5%. सो कैलकुलेट व्हाट विल बी 9.5%. वो exempt होगा, बाकी का टैक्सेबल होगा, राइट? सो अब क्या होता है, दिस इज 31,200 इज द इंटरेस्ट फॉर 12.5%. हाउ मच फॉर 9.5%? सो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड टेल मी। मुझे आपके आंसर्स फटाफट फटाफट चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए। आगे आगे जाके मुझे आंसर्स बताते जाओ क्योंकि लैग होता है यहाँ पे। यस, तो 1248 टैक्सेबल बोल रहे हैं। 7 गलत 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 गलत। 1248 टैक्सेबल कैसे हुआ? ओए 9.5% इज 23,712. So taxable is 7,488. Are we all okay with this? This is okay. Now try the second one. So interest credited to RPF is exempt up to 9.5%. तो आपको पता है it's 12.5% for 31,200. So how much for 9.5%? करेक्ट है क्या? Yes. आगे जाएंगे। Education allowance for 3 children. Education allowance for 3 children is equal to 65 rupees into 3 into 12 months. लेस एग्जम्प्ट। यहाँ जानबूझ के आपको एक्सपेंडिचर दिया है। अब जो एजुकेशन अलाउंस है, ये खर्चा जो है ये रॉन्ग नंबर होता है। क्या ये खर्चे पे डिपेंडेंट है? तो आंसर इज नो, दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर। लैग नहीं हो रहा है आदित्य, लैग हो रहा है? लैग हो रहा है? लैग हो रहा है क्या? अरे मैं पूछ रही हूँ, तुम बता ही नहीं रहे हो। ये बच्चे क्यों बोलते हैं लैग हो रहा है? एग्जाम करते वक्त, फिर एग्जाम करते वक्त कितना आएगा? हाँ, एग्जाम करते वक्त इट इज़ ओनली 1560 1 मिनट। तो ये आउटर कॉलम में कितना आया? आउटर कॉलम में ये एग्जाम करते वक्त कितना करेंगे? 65 इंटू 2 चिल्ड्रन इंटू 12। तो एग्जाम्शन मैम 65 का कैसे आया? मिला 65 तो मैं 100 का एग्जाम्शन कैसे दूंगी? सो इट इज़ अलाउंस रिसीव्ड 65 और अमाउंट स्पेसिफाइड 100 विच एवर इज लोअर। सो ये क्या है? अमाउंट 65
और 100 विच एवर इज लोअर. सो ये कितना आया बताओ, ये कितना आया, ये 65 आया. 65 इंटू 2 इंटू 12, दिस इज एग्जाम. सो आउटर कॉलम आई नो इट्स टैक्सेबल इज 780. आउटर कॉलम टैक्सेबल कितना है, 780 है. देखो सही है क्या. So outer column taxable is 780. Are we all okay? So it is 2340 minus 1560. सही है क्या. देखो किसी को कोई डाउट है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या. आगे, conveyance allowance is for official work. So just see what is this conveyance allowance. It is for official work. Actual expenditures 18,500. So actual expenditures 18,500. Now what happens with this 18,500? ये कंसिडर किया जाता है, ये फर्स्ट कैटेगरी में आता है. व्हेन कन्वेंस अलाउंस फॉर ऑफिशियल पर्पस बेटा इट कम्स अंडर द फर्स्ट कैटेगरी एंड देयरफॉर कन्वेंस अलाउंस रिसीव्ड 23,000 माइनस एक्चुअल एक्सपेंडिचर 18,500. सो आउटर कॉलम कितना आएगा मुझे बता दीजिए. यस, सो आउटर कॉलम 4,500 टैक्सेबल. परफेक्ट. परफेक्ट. आगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस. अब ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है फॉर कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस, राइट. अच्छा, क्या मैम कन्वेंस को ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को कन्वेंस, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं. आंसर इज येस. नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, पर्पस. तो जैसे कि ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिला फॉर कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस टू ऑफिस, ये मिला, अच्छी बात है. इन अ कॉलम रिसीव, बट ये एग्जाम्प्ट होता है ओनली फॉर ब्लाइंड एम्प्लॉयज़ और हैंडीकैप. तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. मैम एक्चुअल खर्चा दिया है वो रॉन्ग नंबर है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि जो एग्जम्पशन है जितना खर्चा हुआ, खर्चा माइनस अलाउंस, खर्चा और अलाउंस रिसीव विच एवर इज लोअर, ये सिर्फ ब्लाइंड और हैंडीकैप लोगों के लिए है. बराबर है. यस. सो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा. सो दैट इज़ 1715 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स. नो यू कांट अज्यूम इट इज़ गिवन टू ब्लाइंड एम्प्लॉय, नॉट एट ऑल. हम नहीं अज्यूम कर सकते कि ये ब्लाइंड को दिया है, बिल्कुल नहीं अज्यूम कर सकते बेटा. स्पेसिफिकली देना चाहिए. नॉर्मल अजम्पशन होता है कि नॉर्मल एम्प्लॉय को दिया है, ब्लाइंड को दिया है, ये अजम्पशन नहीं हो सकता, एक फैक्ट होना चाहिए. अब मेडिकल bills of 31 were reimbursed. Medical bill reimbursement is a medical facility. This is not an allowance. Okay. Now medical bills were reimbursed by the company. अगर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोलते तो हम एग्जाम करते, एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल बोलते तो एग्जाम करते, बट इन्होंने कुछ नहीं बोला है तो ऑब्वियसली हमें अज्यूम करना है ये प्राइवेट हॉस्पिटल है. सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल. सो परक्विजिट जो होने वाला है इट इज़ गोइंग टू बी 31,000. नाउ दिस इज अ परक्विजिट लाइक इट्स अ प्राइवेट हॉस्पिटल. क्यों मैम, क्योंकि यार गवर्नमेंट है तो देना चाहिए, कुछ नहीं बोला है तो इट इज़ इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल. और प्राइवेट हॉस्पिटल का जो मेडिकल बिल है इट इज़ फुल्ली 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 टैक्सेबल. ये क्या होता है, इट इज़ फुल्ली टैक्सेबल. बराबर है. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होती तो एग्जम्प्ट होता. नहीं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं मिला ना, बट यू आर गेटिंग अलाउंस पर मंथ मिला ना, तो ये तो अलाउंस ही है, पर मंथ पैसे मिले ना. इन एडिशन मेडिकल अलाउंस ऑफ 300 वॉज गिवन. अलाउंस के लिए क्या देखना है, HRA है क्या, एंटरटेनमेंट है क्या, दो कैटेगरी है क्या. बराबर है. तो ये क्या होगा, दिस इज़ फुल्ली टैक्सेबल. सो बचे हुए सारे अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल होते हैं. तो मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, दैट इज़ 300 इंटू 12 मंथ्स, 3,600. So that is 3,600. Is that clear? एक मिनट, हाँ जस्ट एक मिनट, आई जस्ट स्क्रीन में जस्ट
ओके, नाउ टिफिन अलाउंस, दिस इज ऑल्सो फुल्ली टैक्सेबल. ये दो कैटेगरीज में नहीं है, ये HRA नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, तो दो कैटेगरीज में नहीं है, देन इट इज़ गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल. तो अमाउंट बोलो कितना आएगा, तो ये जो टिफिन अलाउंस है ये भी फुल्ली टैक्सेबल होगा. अब लैग हो रहा है, किधर लैग हो रहा है? यार ये बच्चे जब लैग बोलते तुम ज़रा देखते जाओ ना यार. तो मुझे लगता है सबके लिए लैग हो रहा है क्या? दिस इज़ फुल्ली टैक्सेबल. कहाँ लैग हो रहा है भाई भाई? सॉरी, आई हैव बीन आउट आज, रेगुलर क्लास फिर ऑफिस, आई हैव बीन टू टायर्ड टुडे. टिफिन अलाउंस, उसके बाद देखो रिसर्च अलाउंस. रिसर्च अलाउंस इज academic allowance. It comes in the first category. So when it comes, there are allowances की दो categories, एक खर्चे पे डिपेंडेंट है, एक अमाउंट स्पेसिफाइड पे डिपेंडेंट है. ठीक है, यस यस. तो अभी 8 के लिए रिसर्च अलाउंस इनर कॉलम लिखो. $300 into 12, 3,600 less expenditure. Allowance or receive 3,600 or expenditure 4,800, whichever is lower. So that comes to 3,600. So outer column is nil. So outer column is nil. Are you getting it? Are you getting it? बोलो बोलो बोलो. मेडिकल अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देंगे तो टैक्सेबल और एग्जाम टैक्सेबल. मेडिकल अलाउंस इज ऑलवेज टैक्सेबल, ऑलवेज टैक्सेबल. मेडिकल फैसिलिटी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उधर आपके बिल्स का रीइंबर्समेंट हुआ, दैट इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड दैट इज टैक्स फ्री, एग्जाम्प्ट होता है. फ्री हॉलीडे होम फैसिलिटी क्या होता है? एनी अदर परक्विजिट, लेट मी टेल यू, मैंने जितने परक्विजिट्स पढ़ा है उसको छोड़ के अगर और कोई परक्विजिट मिला तो इट इज़ गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल. सो दिस इज लाइक अ अदर परक्विजिट एंड दिस परक्विजिट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल एज 17,600. तो एम्प्लॉयर ने ना गेस्ट हाउस मेंटेन किया है, तो एम्प्लॉयर ने क्या मेंटेन किया है? गेस्ट हाउस. तो ये जो गेस्ट हाउस मेंटेन किया है, तो ये जो गेस्ट हाउस है, इट कैन बी, आपको बोला जाता है कि आप छुट्टी पे जा रहे हो तो आप ही हमारे गेस्ट हाउस में रह सकते हो. तो यू आर यूजिंग कंपनीज हॉलीडे होम फैसिलिटी. सो दिस इज़ अ परक्विजिट एंड इट इज़ टैक्सेबल. आगे, फ्री यूज़ ऑफ एम्प्लॉयर्स लैपटॉप. लैपटॉप वॉज कॉस्टिंग 65,000. So use of employers perquisite laptop is a exempt perquisite. Exempt perquisite. Yes, exempt perquisite. Correct. फ्री यूज़ ऑफ एम्प्लॉयर्स म्यूज़िक सिस्टम. अब आप क्या स्टार्ट कर रहे हो? म्यूज़िक सिस्टम यूज़ कर रहे हो, लेकिन 1 अक्टूबर 24. तो आपने पूरे साल में से कब कितना यूज़ किया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, फॉर 6 months. सो परक्विजिट जो है इट इज़ गोइंग टू बी 34,000 इंटू 10% फॉर 6 months. यहाँ WDV नहीं लेना. इट इज़ क्या बोलते हैं? परक्विजिट इज इक्वल टू वॉट? 10% per annum of the cost of the music system, original cost of the music system. So this is use of employer's movable asset. So it will be 1,700. So perquisite will be 1,700. Check if anybody has any query. No. आगे जाएंगे. Subsidized use of telephone at residence. So I have a subsidized use of telephone at residence. So there's a subsidized use of telephone at residence. Cost to the employer is 9,500. Now understand this difference. Subsidized use of telephone, तो आपको टेलीफोन दिया, उसका बिल हम पे करेंगे, आधा बिल हम पे कर देंगे एज ए एम्प्लॉयर, तो आपको मिला सब्सिडाइज टेलीफोन. तो ये जो सब्सिडाइज टेलीफोन है इट इज़ अ एग्जाम परक्विजिट. ओके, बट अगर टेलीफोन अलाउंस मिला तो देन इट बिकम्स एन अलाउंस एंड बिकॉज इट्स एन अलाउंस इट विल बिकम फुली टैक्सेबल. सो ये जो है इट इज़ अ एग्जम्प्ट परक्विजिट. तो ये जो है इट इज़ अ एग्जम्प्ट परक्विजिट. तो ये जो है इट्स एग्जाम परक्विजिट. लर्न कर लो, आपको जो करना है रिमेंबर कर दो, ये एक एग्जाम परक्विजिट है.
Why 10%? What is the Sakshi Kevankar? What is the perquisite for use of employer's asset? यूज है, सेल नहीं है. मेरा पहला perquisite लिखवा के दिया, यूज ऑफ एम्प्लॉयर्स असेट. और उसके ऊपर जगरीत बोल रहा है नो अदर एसेट. ये नहीं है, ये WDV नहीं निकाल रहे. वो सेल के लिए WDV निकालना पड़ता है, डिप्रिसिएशन का रेट लेना पड़ता है. अवघड़ है अवघड़. ऐसा क्या कर रहे तुम? भाई 10% मज्जा है. पहला परक्विजिट जो मैंने सिखाया, ये सेल नहीं है. ये क्या है? यूज्ड बाय एम्प्लॉई. सो इफ इट इज़ यूज्ड बाय एम्प्लॉई, परक्विजिट इज इक्वल टू 10% पर एनम ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. ये उसकी वजह से 10% है. आई टोल्ड यू सैलरी में यू हैव टू लर्न एंड कम. और ये तो मैंने स्टार मार्क दिया है. जो मैंने आपको स्टार मार्क दिए हुए एडजस्टमेंट से, यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. यू कांट कम. मैं आपके साथ पहले थ्योरी क्यों रिवाइज कर रही हूँ? आपको लर्न करके आना है. बिल्कुल. ये सेल ऑफ असेट होगा तो वो डेप्रिसिएशन क्या रेट से लेना है, हाउ टू कैलकुलेट WDV. सेल के टाइम हम WDV और कॉस्ट प्राइस से WDV और सेल प्राइस से कंपेयर करते हैं. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? सो आपको प्लीज़, मैंने हैंड रिटन नोट शेयर नहीं किए क्या सैलरी के? कल ही कंप्लीट हुआ ना, तो आज शेयर करती हूँ. हाँ, आज शेयर करती हूँ. आई विल शेयर. आज शेयर करती हूँ, ठीक है. बट जो मैंने एडजस्टमेंट्स बोले, लर्न इट बाय हार्ट. आई वांट यू टू लर्न इट. ओके. अब यहाँ पे देखेंगे Jan 26. यहाँ पे देखेंगे. उप्स, वेयर एम आई सॉल्विंग? ओह, प्रैक्टिस बैच. ओके, यस. अब देखो, लीव LTC कंसेशन, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयज़ 19,800. अब LTC के लिए क्या है? LTC कितना मिला? 24,600. एग्जम्प्ट कितना होता है? अब LTC का एग्जम्पशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? LTC रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर विच एवर इज लोअर. ओके, सो LTC रिसीव्ड कितना है बेटा? LTC रिसीव्ड इज 24,600. लेस एग्जम्प्ट क्या है? जितना LTC मिला और expenditure whichever is lower. So that is LTC received 24,600 or expenditure incurred 19,800 whichever is lower. So that's 19,800. बराबर है कि नहीं? Yes. So outer column में क्या आएगा? 24,600 minus 19,800. So that is 4,800. So that is 4,800. Are you getting it? Are you getting it? Yes. सो LTC एग्जम्पशन. हाँ, ऑफकोर्स जो खर्चा लेते हैं ना, ट्रैवलिंग का सिर्फ खर्चा लेते हैं, होटल स्टे का नहीं लेते. इट इज़ लीव ट्रैवल कंसेशन. तो आपका ट्रैवलिंग के ऊपर, जब आप छुट्टी पे हो, आप हॉलीडे पे हो, आप ट्रैवलिंग का जो खर्चा है वो हम एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं. और ये किसका काउंट करते हैं? फैमिली. तो फैमिली में आता है ओन, स्पाउस, बच्चे, 2 बच्चे. वहाँ ट्विंस होगा तो चलेगा. सो प्लस ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, इफ़ दे आर होली डिपेंडेंट ऑन यू. करेक्ट. अब ये देखेंगे, लीव ट्रैवल कंसेशन 24,600, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग 34,800. तो यहाँ लिखेंगे LTC रिसीव्ड. ये परक्विजिट है. ये सेकंड कैटेगरी में आता है, मतलब एम्प्लॉई अगर स्पेसिफाइड है तो अब आता है. बट लगभग हर एम्प्लॉई स्पेसिफाइड होता ही है. कौन सा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 50,000 पर मंथ पर एनम के ऊपर नहीं होगी, है ना? तो LTC रिसीव 24,600. लेस एग्जम्प्ट बोलते वक्त हम क्या बोलते हैं बेटा? लेस एग्जम्प्ट बोलते वक्त हम क्या बोलते हैं कि जितना LTC मिला और जितना LTC मिला और एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच एवर इज लोअर. तो कितना LTC मिला? 24,600. लेकिन कितना खर्चा हुआ? 34,800. दोनों में से विच एवर इज लोअर. सो दैट इज 24,600. सो आउटर कॉलम इज नील. आउटर कॉलम इज नील. बराबर है कि नहीं?
बराबर है कि नहीं? अब हॉस्टल अलाउंस की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन। ओके, ना हॉस्टल अलाउंस कौन सी कैटेगरी में? पहले तो शब्द क्या है? अलाउंस। सो आपकी गाड़ी कौन सी स्टेशन पर उतरनी चाहिए? अलाउंस। अगर परक्विजिट है तो परक्विजिट के हिसाब से सोचो, अलाउंस है तो अलाउंस के हिसाब से सोचो। तो ये जो हॉस्टल अलाउंस है ये आता है सेकेंड कैटेगरी में। तो ये खर्चे पर डिपेंडेंट नहीं होता, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अमाउंट स्पेसिफाइड। हॉस्टल अलाउंस के लिए अमाउंट स्पेसिफाइड इज 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ओ माई गॉड, इज दैट ओके? यस। तो हॉस्टल अलाउंस इज गोइंग टू बी, हाउ मच इज दिस? इट इज़ गोइंग टू बी 250 इंटू 2 इंटू 12। तो आपको मिल रहा है 6000, आपका खर्चा हो रहा है 8400, विच इज़ अ रॉन्ग नंबर। तो हम बोलेंगे लेस एग्जम्प्ट। और कितना एग्जम्पशन मिलेगा? अलाउंस रिसीव 6000 और अमाउंट स्पेसिफाइड, है ना? तो ये देखो, या तो हम ऐसे कर सकते कि इंडिविजुअली कितना मिल रहा है? 250 मिल रहा है, और हम बोलेंगे अमाउंट स्पेसिफाइड इज 300। दोनों में से विच एवर इज़ लोअर बेटा। 250 मिल रहा है, 300 इज़ द अमाउंट स्पेसिफाइड, सो विच एवर इज़ लोअर। सो ऐसा 250 लोअर है। ऐसे कितने बच्चों के लिए? 2। ऐसे कितने महीने के लिए? 12। सो दैट इज 6000। सो आउटर कॉलम टैक्सेबल इज नील। बराबर है? बराबर है। देखो किसी को कोई डाउट है? लैग हो रहा है क्या? मेरे यहाँ से कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ओ, अब 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 वॉइस लैग है। डिफ़ॉल्ट से क्वालिटी ठीक हो रहा है ना? ओके। अब देखो ना, आई एम वेटिंग। क्वालिटी डिफ़ॉल्ट कर दो, डिफ़ॉल्ट कर दो, क्वालिटी डिफ़ॉल्ट कर दो, फिर नहीं होगा। बेटा क्वालिटी डिफ़ॉल्ट कर दो। बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। हाँ, all good. Okay, let's continue now. Free cook and sweeper. Free cook and sweeper provided at employees residence. Now this is servant facility. आपको सर्वेंट मिला, ये सर्वेंट अलाउंस नहीं है। सर्वेंट अलाउंस मतलब हर महीने फिक्स पैसे दिए जाएंगे, बट यहाँ क्या हुआ? आपके यहाँ फ्री कुक और स्वीपर प्रोवाइड किया गया और उनकी सैलरी कंपनी पे कर रही है, राइट? सो दिस इज़ अ फैसिलिटी, दिस इज़ टैक्सेबल। सो सर्वेंट फैसिलिटी, स्वीपर का कितना है, कुक का कितना है? 200 पर मंथ इंटू 12, प्लस स्वीपर का 2500 इंटू 12। सो हाउ मच इज़ दैट कमिंग टू? हाउ मच इज़ दैट कमिंग टू? कैन यू टेल मी? कितना आ रहा है, बता सकते हो क्या? चलो अमाउंट बोलो। 54,000। क्या बात है, आगे जाएंगे। 15 वापस बताओ। हॉस्टल अलाउंस जितना होता है, हॉस्टल अलाउंसेस 250 रुपीज़ दिया है और अमाउंट स्पेसिफाइड 300 है। सो हॉस्टल अलाउंस कम्स इन द सेकेंड कैटेगरी। तो अलाउंस रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर इनकर्ड विच एवर इज़ लोअर। हाँ, तो आज अगर कोई भी बच्चे देख रहे हैं तो आज मैं क्या कर रही हूँ? KYC क्वेश्चंस कर रही हूँ अभी।
तो 250 या 300 विच एवर इज लोअर. हाँ ना, ऐसे तुम लैग बोलते हो तो मैं बार बार यहाँ देख रही हूँ, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ. सो 250 और 300 विच एवर इज लोअर. यस, एंड देन इसलिए 250 is lower, 250 into 2 into 12, so that is 6000. Is that okay with everybody? Yes. Okay. अब परक्विजिट आ गया ये. अब लंच अलाउंस है. अब लंच अलाउंस है तो इसको 50 रुपीज़ पर मील नहीं आता. फ़र्क समझो. लंच अलाउंस मतलब हर महीने आपको 800 रुपये दे देंगे. ये फिक्स्ड है, कैश में आ रहे. ये अलाउंस से कैसे समझा? इसके आगे अलाउंस शब्द है और हर महीने फिक्स्ड 800 रुपये दे रहे. सो ये लंच अलाउंस है. सो जब भी लंच अलाउंस होता है इट इज़ फुली टैक्सेबल. HRA की 4 ही स्टेप्स, अलाउंसेस की 4 ही स्टेप्स होती है. HRA उसके बाद एंटरटेनमेंट. सो यू हैव HRA, यू हैव एंटरटेनमेंट एंड देन यू हैव HRA है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है. 2 कैटेगरीज है, बचा हुआ सब टैक्सेबल है. सो लंच अलाउंस ना तो फर्स्ट कैटेगरी में आ रहा है जहाँ खर्चे पे डिपेंडेंट है, ना तो ये सेकंड कैटेगरी में आ रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी फुल्ली टैक्सेबल. सो लंच अलाउंस इज गोइंग टू बी 800 into 12, that is 9600. आगे जाएंगे. मान के चलो अगर कंपनी लंच अलाउंस नहीं दे रही है और लंच अलाउंस के बदले आपको लंच फैसिलिटी मिल रही है, तो कैंटीन में आपको खाना मिल रहा है कम प्राइस पे. सो यू आर गेटिंग अ लंच फैसिलिटीज प्रोवाइडेड एट द ऑफिस. नाउ दिस इज प्रोवाइडेड एट 10 rupees, so it is provided at 10 rupees per meal. Cost of per meal to the employer is 65 rupees per meal. So how much is the cost of per meal? 65 rupees per meal. So here the cost is 65. बराबर है. Yes. सो हियर कॉस्ट परक्विजिट क्या आएगा? कॉस्ट कितना है? 65 पर मील. उसमें से 50 रुपीज़ का एग्जाम्पशन किसने दिया? इनकम टैक्स ने दिया. उसके बाद आपको 10 रुपीज़ आपसे रिकवर किए, तो 60 रुपये का खाना आपको 10 में मिल रहा है. ये जो 50 है इट इज़ एग्जाम्प्ट अप टू 50 पर मील, सो दैट कम्स टू 5 रुपीज़. ऐसे आपको खाना 290 वर्किंग डेज के लिए दिया, राइट? सो हाउ मच डज दैट कम टू? बराबर है. कितना आ रहा है बताओ ना, मैंने कैलकुलेट करने वाली. मेडिकल फैसिलिटी फॉर एम्प्लॉई एंड फैमिली इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये एग्जाम्प्ट होता है. सो परक्विजिट इज निल. 1450. 1450 बराबर है. बराबर है. किसी को कोई प्रॉब्लम है? Extra 10 will be taxable. No, 10 is recovered na from me, Samiksha. Only 50 per meal. What is the formula? Cost to the employer minus 50 rupees exemption minus amount recovered. So amount recovered minus होता है. Samiksha, you have to learn all the perquisites. Write down all the perquisites at least 2 times now. Everybody has to do that. ये same गलती अभी नहीं करनी है. अनकम्यूटेड पेंशन. अनकम्यूटेड पेंशन क्या होती है? अनकम्यूटेड, जिसको कम्यूट नहीं किया, पीरियोडिक मिल रहा है, इट इज़ टैक्सेबल. whether you are government or you are non-government, this is going to be taxable. It is going to be taxable. Leave encashment during employment. Okay, so leave encashment during employment. अब leave encashment during employment क्या होने वाला है? लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो टैक्सेबल. ना ये वाला 20 भी टैक्सेबल है अगर आप गवर्नमेंट हो या आप नॉन गवर्नमेंट हो, इट डजेंट मैटर. 20 भी टैक्सेबल है. 21 इज ऑल्सो टैक्सेबल. What is salary for the purpose of HRA? B plus DA. DA if forming a part of salary for retirement benefits plus commission if received as a percentage of turnover.
एंड हियर सैलरी इज टेकन ऑन ड्यू बेसिस. तो HRA के लिए जो सैलरी लिया जाता है, सैलरी इज टेकन ऑन ड्यू बेसिस. सो सैलरी के लिए जो सैलरी जो ली जाती है HRA के लिए, इट इज टेकन ऑन ड्यू बेसिस. आगे एम्प्लॉय, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड ज़रा रुको. ओके. एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्या होता है? खुद का कॉन्ट्री है. ये मुझे टेबल से आपको बताना था, तो अब मैं आपको बताती हूँ. प्रोविडेंट फंड में जो एम्प्लॉई पैसा डालता है, एम्प्लॉई पैसा डाल रहा है, तो एज गुड एज वो PF का अकाउंट किसका रहता है? एम्प्लॉय का. तो मैं ही पैसे मेरे अकाउंट में डाल रहा हूँ. आई एम ओनली पुटिंग द मनी इनटू माय अकाउंट. सो इसके लिए वी थिंक लाइक इन्वेस्टमेंट. ये हमारे लिए क्या हो जाता है? इन्वेस्टमेंट जैसा हो जाता है. बट अगर प्रोविडेंट फंड में, लेकिन अगर प्रोविडेंट फंड में कौन पैसा डाल रहा है? एम्प्लॉयर. Who is putting money into the provident fund? Employer. So who is putting money into the provident fund? Employer. Then this becomes like a benefit for me, and this benefit for me is like a perquisite. तो ये benefit मेरे लिए क्या होता है? Like a perquisite. So ये benefit मेरे लिए क्या है? It is like a perquisite. Do you understand that? So employee अगर खुद के पैसे डाल रहा है वो investment है, but employer पैसे डाल रहा है तो perquisite है. इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसको भी हम परक्विजिट या बेनिफिट जैसा ही मानते हैं. और फिर होता है इसमें से जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस है, हम उसको उसमें से पैसे निकालते हैं. फिर आप अक्यूमुलेटेड बैलेंस जो है उसमें से पैसे निकालते हैं तो क्या होता है? सो एम्प्लॉय की इन्वेस्टमेंट के लिए ATC इज अवेलेबल. ATC इज अवेलेबल इफ द फंड इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इट इज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. दोनों के लिए मिलता है. ओके. नाउ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू RPF के लिए इट इज़ एग्जाम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी. 12% ऑफ सैलरी. एंड इफ इट इज़ टू SPF इट इज़ एग्जाम्प्ट. एंड टू URPF ऑल्सो क्या रहता है? इट इज़ एग्जाम्प्ट. हाँ, तो आपको समझना है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन से कंट्रीब्यूशन की बात करें, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और वो हिसाब से आपको सोचना रहता है. बराबर है क्या? बराबर है क्या? देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट परक्विजिट है. येस, इट इज़ एग्जाम्प्ट अप टू 9.5% ऑफ सैलरी इफ इट इज़ RPF. ठीक है, RPF में. करेक्ट. येस, इसके ऊपर टेबल है, मुझे बोलना कौन से पेज पे है. अक्यूमुलेटेड बैलेंस का वो बात है. ठीक है, वो अक्यूमुलेटेड बैलेंस पे बहुत बार आता है. राइट. सो ये देखो, अगर यही इंटरेस्ट SPF का है, SPF, देन इट इज़ फुली एग्जाम्प्ट. यही इंटरेस्ट अगर URPF में है, URPF, देन ऑल्सो इट इज़ एग्जाम्प्ट. यही इंटरेस्ट URPF में है एग्जाम्प्ट, SPF में है एग्जाम्प्ट, RPF में इट इज़ एग्जाम्प्ट अप टू 9.5%, RPF में भी इट इज़ एग्जाम्प्ट अप टू 9.5%. समझ में आ रहा है क्या? देखो सबको समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि सबको समझ में आ रहा है? अब ये जो अक्यूमुलेटेड बैलेंस है वो बात होती है कि वो इसमें जा सकता है. तो अगर मैं वहाँ पे सैलरी की बात करूँ तो यहाँ देखेंगे, ये देखो यहाँ देखेंगे, ये होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन. एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मतलब मेरे लिए बेनिफिट है. एम्प्लॉयर के पैसे एम्प्लॉय के अकाउंट में आ रहे हैं और एम्प्लॉय लेके जा रहे हैं, तो मेरे लिए तो फ़ायदा हुआ. सो इसके लिए हम बेनिफिट मतलब परक्विजिट के एंगल से सोचते हैं. SPF मतलब ये जनरली ऐसा PF होता है जो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ओपन करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में. RPF ये कॉमन है, ये बहुत कॉमन है, सब लोग यही ओपन करते हैं.
आरपीएफ मतलब आप कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, लेकिन अगर आप कुछ कंडीशंस जो सेटिस्फाई करनी चाहिए वो नहीं करते हो, देन दैट फंड इज कॉल्ड एज यूआरपीएफ. ओके, इट इज कॉल्ड एज यूआरपीएफ. नाउ यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड, ये नॉर्मल है. इंटरेस्ट क्रेडिटेड हमेशा परक्विजिट के जैसा आता है. परक्विजिट किसी के भी कंट्री का हो, इट इज़ ऑलवेज परक्विजिट एंड इट इज़ टोटल लेते हैं, तो इट इज़ एग्जाम्ड अप टू 9.5% इन केस ऑफ आरपीएफ. एसपीएफ है तो इट इज़ एग्जाम्ड, यूआरपीएफ है तो एग्जाम्ड. ओके, पीपीएफ तो अलग ही है. पीपीएफ तो कोई भी ओपन कर सकता है. आरपीएफ, एसपीएफ ये मेरा एम्प्लॉयर मेरे लिए ओपन करता है. पीपीएफ एनीबडी कैन ओपन. ठीक है. नाउ यहाँ पे देखेंगे हम लोग, समझेंगे. अब ओन एम्प्लॉई का कंट्री मतलब क्या, एम्प्लॉई उसके पैसे एम्प्लॉई के अकाउंट में डाल रहा है. सो देन दिस इज इन लाइक अ इन्वेस्टमेंट. तो आई विल गेट एटीसी इफ इट इज स्टैट्यूटरी पीएफ, आई विल गेट एटीसी इफ इट इज आरपीएफ, बट आई विल नॉट गेट एटीसी इफ इट इज यूआरपीएफ. बरोबर. मैंने 10 साल काम किया, 12 साल काम किया, 15 साल काम किया, पैसे अक्यूमुलेट होते गए. मेरे रिटायरमेंट पे मैं ये पैसे निकालती हूँ. अगर आप ये अक्यूमुलेटेड बैलेंस या लमसम बैलेंस एसपीएफ में से निकालते हो, जितने भी पैसे जमाए पूरे के पूरे एग्जम्प्ट हो जाएंगे. ओके. लेकिन अगर आप ये बैलेंस आरपीएफ से निकालते हो, कहाँ से निकालते हो आप, आरपीएफ. सो इफ़ यू टेक आउट दिस बैलेंस फ्रॉम टेक आउट दिस मनी फ्रॉम आरपीएफ, देन इट इज़ गोइंग टू बी एग्जम्प्ट. ओके. ये कहाँ से एग्जाम, प्रोवाइडेड आपने कंटिन्यूस 5 years का सर्विस देना चाहिए. सो यू हैव वर्क कंटिन्यूसली, जिस कंपनी से आप ये पैसे निकाल रहे हो आपने 5 साल से ज़्यादा काम किया है. सी क्या होता है ना, कभी कभी हम बीच में भी जॉब छोड़ सकते हैं. तो 7 साल काम किया, फिर आपने पैसे निकाले, जॉब छोड़ दिया, तो चल जाएगा. तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या. हाँ. ओके. अगर मैं अभी अक्यूमुलेटेड बैलेंस की बात कर रहे हैं, अगर मैं अक्यूमुलेटेड बैलेंस यूआरपीएफ से निकालूँ, यूआरपीएफ बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा. यूआरपीएफ से निकालेंगे तो ये पैसे टैक्सेबल होने चाहिए. यूआरपीएफ से निकालेंगे तो ये पैसे क्या होने चाहिए, टैक्सेबल होने चाहिए. अगर ये पैसे टैक्सेबल है तो कैसे टैक्सेबल होंगे, तो इसके ऊपर बहुत बार सवाल आता है. तो एक क्वेश्चन था जो आईओएस में था, है ना. आईओएस में मैंने बोला था जब मैं सैलरी करूँगी तब आपको सिखाऊंगी, तो ये वही है. अगर ये अक्यूमुलेटेड बैलेंस है, क्या है ये, अक्यूमुलेटेड बैलेंस. अक्यूमुलेटेड बैलेंस आपने यूआरपीएफ के फंड से निकाला, तो आपका एम्प्लॉय का कंट्री है, वो तो इनकम नहीं है. योर मनी हैज़ कम बैक टू यू, सो यू आर गेटिंग बैक योर ओन मनी, दिस इज नॉट इनकम. एम्प्लॉयर का कंट्री मतलब इट्स लाइक अ सैलरी. एम्प्लॉयर के कंट्री पे इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी लाइक सैलरी है. अगर आपको खुद के कंट्री पे इंटरेस्ट आ रहा है तो इट गोज अंडर आईओएस. तो इनफैक्ट परसों जब हमने ये आईओएस का क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे हमने, अगर क्वेश्चन बैंक में आपको दिखाओ, तो हमने जो, हाँ, ये आईओएस का किया था इन केस ऑफ रिटायरमेंट. हाँ, रिटायरमेंट के टाइम, मतलब ये अक्यूमुलेटेड बैलेंस की बात हो रही है. रिटायरमेंट के टाइम आप जो भी फंड में पैसे जमाए वो पूरे विड्रॉ कर रहे हो, तो ये जो इंटरेस्ट है ऑन एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस विल गो अंडर आईओएस. और यहाँ पे आप उसको पेज नंबर 42 या 43 का रेफरेंस दे सकते हो. सो आईओएस का एक जो क्वेश्चन बैंक का मैंने क्वेश्चन करवाया आपको, मैंने बोला था बेटा जी दिस विल गेट कवर्ड अंडर सैलरी. तो क्या ये आपको अभी समझ में आ गया, yes or no? I want you to tell me yes or no. So अब ये उसी के बेसिस पे अलग अलग क्वेश्चंस है. ओके गुड. अब देखो एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. ओके, सो हम किसकी बात करेंगे अभी, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज. आज क्या है, क्या आज क्या है, तुम लोगों के यहाँ से बहुत इंटरनेट इशू है क्या. लमसम ऑब्लिक अक्यूमुलेटेड बैलेंस है, डिफरेंस और सेम सेम. लमसम मतलब अक्यूमुलेटेड, हाँ, अक्यूमुलेट होते जाता है हर साल. लमसम इकट्ठा एक साथ. ईशा तू कैसी है.
हाँ चलो जल्दी करो, जल्दी बोलो मुझे। Employees contribution to recognized provident fund. Now my contribution to recognized provident fund is the, मेरा ही contribution मेरे अकाउंट में आ रहा है, so like investment ATC मिलेगा, हाँ मिलेगा। Employees contribution to statutory PF ATC मिलेगा, हाँ ATC मिलेगा। Employers contribution to statutory PF, एम्प्लॉयर के पैसे मेरे अकाउंट में आ रहे, राइट तो मेरे अकाउंट में आ रहे, तो क्या ये मेरा परक्विजिट है? हाँ, बट इट इज़ अ एग्जाम परक्विजिट। तो सम बेनिफिट्स आर टैक्सेबल, सो दिस इज अ एग्जाम परक्विजिट। सम बेनिफिट्स आर टैक्सेबल, सम बेनिफिट्स आर नॉट टैक्सेबल। मैं भी अच्छी हूँ। क्या होता है, कुछ कुछ एकदम से ऐसे फेस टू फेस के स्टूडेंट्स क्लिक हो जाते हैं नाम देखते ही, तो मुझे लगता है कि हाँ मुझे याद आ जाता है, आई रिमेंबर यू गाइज बाय फेस, तो आई ऑलवेज मिस माई फेस टू फेस स्टूडेंट्स। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स हम चैटिंग के थ्रू मुझे पता होते हैं। अभी एक बार आपके साथ भी प्रैक्टिस बैच के साथ भी जूम मीटिंग, हे भगवान मेरा सिर्फ ये मार्च एंडिंग बस 2-3 दिनों का ही काम बचा है, मेरे ऑफिस में बहुत हेक्टिक चल रहा है। पहले मुझे एग्जाम ओरिएंटेड बच्चों के साथ जूम मीटिंग लेना है, फिर आपके साथ ले लूँगी, ठीक है? ओके, I will upload the interview with topper. I have to take the interview with the topper. He is waiting for me and I am only like, oh my god, ऐसा हो गया है। मैम अपन भी रहते हैं इस ग्रुप में। हाँ कपिल तू भी इस ग्रुप में है, तू भी फेस टू फेस स्टूडेंट है क्या? क्या रे, तू भी फेस टू फेस स्टूडेंट है क्या? चलो, सब्सिडाइज टी एंड स्नैक्स प्रोवाइडेड एट ऑफिस। जीडी वाले नहीं पता होते। ओ मुझे याद है, याद है, याद है। चेहरा तुम चेहरे से तो मुझे सब याद रहते हैं बेटा, और लाइव स्ट्रीमिंग वाले मुझे चैटिंग जो लोग कॉन्स्टेंटली करते हैं उनके नाम पता रहते हैं। जीडी वालों के साथ कनेक्शन नहीं होता, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ उसके लिए रेगुलरली जूम मीटिंग्स लेनी चाहिए, है ना? यस चलो, सब्सिडाइज टी एंड स्नैक्स प्रोवाइडेड एट ऑफिस, कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर। काजल मैम मैं भी याद हूँ ना आपको? हाँ काजल भी याद, आई नो काजल ऑल्सो, यस यस। बस हो गया, अभी रोना धोना बंद करो। चलो, सब्सिडाइज टी एंड स्नैक्स इज एग्जाम परक्विजिट। चलो, इट इज़ अ एग्जाम परक्विजिट। कितने क्वेश्चन है अभी? अब थोड़े मेन क्वेश्चन स्टार्ट करूँ क्या? एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड, सुनो ना, थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके लूँ। 26 तक सॉल्व कर लिया। अक्यूमुलेटेड बैलेंस इन आरपीएफ एंड एसपीएफ में इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन सब एग्जाम्प्ट होता है। अक्यूमुलेटेड बैलेंस आरपीएफ अगर 5 साल से ज़्यादा कंटिन्यूस सर्विस है तो एग्जाम्प्ट। अक्यूमुलेटेड बैलेंस इन एसपीएफ एग्जाम्प्ट। हाँ हाँ, ये बोर हो रहा है ना? क्वेश्चंस करवाती हूँ, आगे का कल कराते। यस, लेट्स डू सम गुड क्वेश्चंस, इवन आई थिंक सो। चलो लेट्स स्टार्ट। यस, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आ गया, चलो तो बेस्ट है। पी आ गया। हाँ, लेट्स डू सम गुड क्वेश्चंस, इवन मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो, इसमें से कुछ होमवर्क भी दूंगी अभी। ओके, लेट्स डू रिमेनिंग क्वेश्चंस केवाईसी के टुमारो। ये वाले करते हैं, जो मंजू वाले क्वेश्चंस है वो आपको होमवर्क के लिए दूंगी। ये देखो, जैसे आरटीपी का सवाल है, ये एक पास्ट पीवाईपी है, नवंबर 22 में आया था। तो अब करते हैं, रेडी है तुम लोग? यस, चलो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा सॉल्विंग का स्पीड भी फास्ट रखेंगे। प्रैक्टिस बैच में जितने जितने फटाफट क्वेश्चंस कर सकेंगे थोड़ा अच्छा होगा। यस, मिस्टर बी इज़ अ सेल्स मैनेजर in PQR Limited. During FY 24-25, he has received the following towards his salary and allowances oblique perquisites. Basic pay दिया है, DA है, bonus, he contributes towards PA DA दिया है, traveling allowance दिया है, research and training allowance, children education allowance, accommodation है, reimbursement of medical expenses, फिर कंपनी हैज़ पेड प्रीमियम ऑन मेडिकल पॉलिसी। अब यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, पहले इंस्ट्रक्शंस देखने का, ओके? अब व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरी। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है? इनकम फ्रॉम सैलरी, अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ऑप्ट
2 मिनट था. What will be the income under the head salaries? Okay, he does not opt for provisions of back. And what will be the income under the head if he opts for back? तो देखो मैंने कैसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया, ऐसा क्वेश्चन सिलेक्ट किया जहाँ दोनों तरफ आपको वर्किंग करना है. ठीक है, तो पहले हम करेंगे दैट ही डज नॉट ऑप्ट फॉर बैक, और बाद में हम वर्किंग करेंगे व्हाट हैपेंस इफ ही ऑप्ट्स फॉर बैक. चलो, सो पर्टिकुलर्स और 2 कॉलम बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे, लिखना करेंगे, चालू करेंगे. चलो, कितने कॉलम बनाएंगे? 2 इनर कॉलम एंड आउटर कॉलम. सैलरी में क्या इंपॉर्टेंट होता है? सीक्वेंस. फटाफट सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व करने का. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट. मैं तो प्रिंट आउट निकाल के रखती हूँ, मुझे बहुत आसान जाता है, सामने होता है तो मैं भी प्रिंट आउट निकाल के आई हूँ. सो चलो, टाइमर लगा लो. कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए एटलीस्ट एक वाला पार्ट तो. अभी लेट्स स्टार्ट. B is a sales manager in PQR Limited. He has received the following. Basic salary is 85,000 per month up to December. Thereafter it increased by 2,000 per month. चलो, so December मतलब 9 महीने. लिखो फटाफट बेसिक सैलरी फास्ट. मैं भी आपको प्रिंट आउट पहले ही शेयर कर देती हूँ, तो प्लीज़ आप ये कर दिया करो. 85,000 इंटू 9 मंथ्स प्लस कितना इंक्रीज हुआ? सैलरी गॉट इंक्रीज बाय 2,000, सो दैट इज़ 87,000 इंटू 3 मंथ्स. चलो, आप बताओगे, ये मैं नहीं कैलकुलेट करूँगी. आउटर कॉलम में इसको डाल देंगे. सेकेंड, डियरनेस अलाउंस मिला 40% ऑफ बेसिक पे फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, राइट. सो डियरनेस अलाउंस 40% of basic pay. So basic pay, yes, what you all are telling me is 10,26,000 है क्या? चेक करो. Yes, Nirupama. 40% of 10,26,000 is dearness, and of course it is forming a part of salary. So 40% of that comes to 4,10,000. Is that cool? Yeah. आगे डियरनेस अलाउंस हो गया. बोनस इज 1 मंथ बेसिक पे बेस्ड ऑन द सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग जनवरी मंथ. सो जनवरी में आपकी सैलरी क्या थी? इंक्रीज हो गई थी, तो आपका बोनस आएगा 87,000. सो बोनस इज बेस्ड ऑन जनवरी. बोनस जैन के हिसाब से 1 मंथ सैलरी मिलेगी. ओ, डी ए मेरा लिखने में गड़बड़ हो गया. 4,10,400, सॉरी, I'll correct it. जैन के मंथ की सैलरी इट इज़ 87,000. आगे आगे ही कॉन्ट्रीब्यूट्स, फोर्थ पॉइंट, ही कॉन्ट्रीब्यूट्स 14% ऑफ हिज बेसिक पे एंड DA टूवर्ड्स रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड. सो ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग बेसिक पे प्लस DA का 14% टूवर्ड्स PF, एंड हिज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स द सेम अमाउंट. बेटा, जो वो खुद कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, रिकग्नाइज है तो ATC में जाएगा, बट ATC आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मतलब कैलकुलेट नहीं करना, सॉरी, बिकॉज हमें सिर्फ सैलरी तक वर्किंग पूछा गया. ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू RPF. सो मैं क्या लिखूँगी? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू RPF. तो सो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू RPF हम लिखेंगे. यहाँ पे आएगा 14%. सो जो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 14% ऑफ बेसिक 10,26,000 प्लस DA 4,10,400. टेल मी हाउ मच इज़ 14%? उसमें से लेस एग्जम्प्ट होगा
कमीशन दिख नहीं रहा है, मैं वही देख रही थी, कमीशन तो दिख नहीं रहा है. सो जो एग्जाम्ट होगा इट विल बी 12% ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू RPF इज एग्जाम्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी. सो जो एग्जाम्ट होगा 10,26,000 प्लस 4,10,400. चेक. सो आउटर कॉलम टैक्सेबल कितना, आउटर कॉलम टैक्सेबल कितना? आर यू गाइज गोइंग टू टेल मी? Are you guys going to tell me? Yes. So outer column taxable is 28,000. No. So 28,728. Just check what I'm getting. जो आप फिगर्स बोल रहे हो सही है कि नहीं है बता दो मुझे एक बार. 28,728. Are we all getting it? चेक करो चेक करो चेक करो. यस. अब आगे जाएंगे. सीक्वेंस में जाने का, सैलरी के क्वेश्चन में बिल्कुल सीक्वेंस फॉलो करने का. ऐसा कुछ नहीं अलाउंस एक साथ, परक्विजिट एक साथ. डोंट डू ऑल दैट कन्फ्यूजन. अरे ₹1 का डिफरेंस आया है, ₹1 का डिफरेंस है. सो दैट्स ओके. 14% निकालो, 12% निकालो. यहाँ 14% की अमाउंट लिखो, यहाँ 12% की लिखो. बताओ ना 14% कितना आया तुम्हारा? टेल मी 14% कितना आया? 172 368. मैंने ये कैलकुलेट किया. चलो आप बताओ. माइनस एग्जाम्ट कितना है? हाँ तुम बताओ. एग्जाम्ट वो है, ठीक है. एंड 14% is 2,10,96 and exempt is 172,368. Fine. So that is correct. 28,728. आगे जाएंगे, आगे जाएंगे. सीक्वेंस में जाएंगे. ट्रैवलिंग अलाउंस 5,000 पर मंथ टूवर्ड्स ऑन ड्यूटी टूर्स. सो इज इट टूवर्ड्स ऑन ड्यूटी टूर्स? येस. इफ इट इज़ टूवर्ड्स ऑन ड्यूटी टूर्स मतलब ऑफिस काम के लिए, सो इट इज़ एग्जम्प्ट. मतलब उतना ही खर्चा हो रहा होगा, तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है फॉर ऑन ड्यूटी टूर, ऑफिशियल पर्पस. तो वो जितना खर्चा है वो करेक्ट है. ओके. सो ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर ऑन ड्यूटी टूर्स, फॉर ऑन ड्यूटी टूर्स एग्जम्प्ट बिकॉज इट इज़, मैम दैट्स 12. हाँ एग्जम्प्ट है तो ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, तो आउटर कॉलम में डैश बन जाएगा. करेक्ट है. अगला अमाउंट है 6th अमाउंट. सो बिल्कुल सीक्वेंस में जाना है और एक एक करके लिखना है. रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस. वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज, बिकॉज यहाँ पे बैक का जो डिफरेंस है वो आपको समझेगा. रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस. तो रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस मतलब एकेडमिक अलाउंस. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर. तो यहाँ खर्चा नहीं दिया है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इट हैज़ टू बी मेड फुल्ली टैक्सेबल. सो इट हैज़ टू बी मेड फुल्ली टैक्सेबल. सो 3,000 इंटू 12, सो दैट इज़ 36,000. रिसर्च अलाउंस के बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज 600 पर मंथ per child for his 2 sons and 1 daughter. Correct. So children education allowance, children education allowance comes in the second category. It is dependent on amount specified. तो आपको 600 रुपये मिल रहे हैं. Oh my god, 600 per month per child, per child for 2 sons and 1 daughter. You're getting it for 3 children. So 600 into 3 into 12 is what you're actually getting. So how much is that? मैम ये ट्रैवलिंग अलाउंस 2 कैटेगरी में है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ट्रैवलिंग अगर एक सिटी से दूसरे ट्रांसफ़र के लिए है तो वो फर्स्ट कैटेगरी में. ऑफिशियल पर्पस के लिए जो कन्वेंस अलाउंस है वो भी फर्स्ट कैटेगरी में. ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो ऑफिस टू रेसिडेंस वो सेकंड कैटेगरी में. बट एक चीज़ याद रखना, नेम ऑफ द अलाउंस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द पर्पस. तो ये जो भी अलाउंस है, मुझे ट्रैवलिंग की जगह पे ट्रैवलिंग अलाउंस मैंने बोल दिया विच इज़ ओके, बट ये ऑन ड्यूटी टूर के लिए मिला है. So this is for official purposes.
सो ये आपको ऑफिशियल पर्पज़ के लिए मिला, तो ये ट्रैवलिंग और ट्रांसफ़र अलाउंस जैसा है। ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र, ट्रैवलिंग आप ऑफिस काम से सिटी के अंदर ट्रैवलिंग करते हो तो उसको कन्वेंस बोलते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हो तो ट्रैवलिंग बोलते हो, नाम जो भी बोलने दो। ऑफिशियल पर्पज़ के लिए है तो वो हमेशा कौन सी कैटेगरी में आता है बेटा जी? इट कम्स इन द फर्स्ट कैटेगरी। सो इट कम्स इन द फर्स्ट कैटेगरी। वैसे ही रिसर्च एंड ट्रेनिंग अलाउंस, इट कम्स इन द फर्स्ट कैटेगरी, मतलब डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर। बट अगर ये डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर है तो ये जो डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर है बट खर्चा दिया ही नहीं है, सो इट इज़ 3,000 per month, so it is going to be fully taxable and that is 36,000. Now एक्चुअल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज 21,600। अब मिल आपको रहा है 600 पर चाइल्ड, 600 एग्जाम्प्ट नहीं होगा, एग्जाम्प्ट कितना होगा? 100 पर मंथ, 100 ऐसे 2 बच्चों के लिए इंटू 12 मंथ्स, सो एग्जाम्प्ट होगा 2,400 बेटा जी। सो आउटर कॉलम कितना आएगा आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। सो अब आता है पॉइंट नंबर 8। सो ये आउटर कॉलम में आता है 19,200। सो ये आउटर कॉलम में आता है 19,200। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? क्लियर टू एवरीबडी? यस। अब 8 पॉइंट देखो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बाद आता है accommodation owned by PQR Limited was provided to him in Hyderabad for whole year and furniture of 2 lakhs was provided to him from 1st October. So accommodation owned by PQR Limited. So accommodation. अब यहाँ पे आपको अकोमोडेशन कौन सा मिल रहा है? हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो आपको क्या मिल रहा है? फर्निश्ड अकोमोडेशन। आपको घर भी मिल रहा है बेटा जी, प्लस आपको अकोमोडेशन भी मिल रहा है। तो इसके लिए हम करेंगे नोट 1। तो इसके लिए हम अभी तक हमने कोई नोट नहीं बनाई ना बेटा, तो इसके लिए बनाएंगे नोट 1, ठीक है, और आखिरी में कवर कर लेंगे। फर्निश्ड अकोमोडेशन के बाद पॉइंट नंबर 9 पढ़ो क्वेश्चन का। रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन हिज ट्रीटमेंट इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। कहाँ हो रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल, 15,000, कॉमा मेडिकल अलाउंस 1,500 पर मंथ। Yes, and company has also paid premium on medical policy purchased on his health. So medical के लिए 3 चीज़ें करिए, बराबर है? बराबर है। तो पहले करेंगे रीइम्बर्समेंट, तो पहले करेंगे रीइम्बर्समेंट ऑफ बिल्स, मेडिकल बिल्स। ये कहाँ हो रहा है? रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स। इसको क्या बोलते हैं? मेडिकल फैसिलिटी। रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। अब ये कितना है? प्राइवेट हॉस्पिटल कितना है? 15,000। तो ये कितना है? 15,000। तो मैं आउटर कॉलम में कितना लिखूंगी बेटा? आई विल राइट इट एज 15,000। बराबर है? यस। अब मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है आपको, यू आर गेटिंग अ मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल। यस, तो मेडिकल अलाउंस आपको कितना मिल रहा है? 1,500 इंटू 12, so that is 18,000. Is it fully taxable? Of course it is fully taxable. अब प्रीमियम एग्जम्प्ट होगा, करेक्ट। प्रीमियम मैंने कल ही बताया, ये क्या होगा? एग्जम्प्ट। तो आज आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न करना है। देखो 3 ही टॉपिक से आपको थोड़ा बहुत डर लग सकता है, कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी और सैलरी। पीजीबीपी लर्न हो गया है, बैठो लर्न करो पीजीबीपी, लर्न इट अप, एब्सोल्युटली लर्न इट बाय हार्ट। पीजीबीपी, सैलरी लर्न करो बैठ के, ठीक है। अब आता है पेमेंट ऑफ मेडिक्लेम, प्रीमियम ऑन मेडिकल पॉलिसी। सो प्रीमियम पेड फॉर मेडिकल पॉलिसी, ये एग्जम्प्ट होता है। ये क्या होता है? एग्जम्प्ट। सो ये डैश हो जाएगा। सो प्रीमियम पेड फॉर मेडिकल पॉलिसी ये होता है एग्जम्प्ट, बराबर है। अगला पॉइंट, प्रीमियम पेड फॉर मेडिकल पॉलिसी ये एग्जम्प्ट है। उसके बाद क्या है? ओहो ओहो, यस, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट। तो हो गया, इतने ही पॉइंट्स थे। तो अब हमें ग्रॉस सैलरी लिखेंगे, ये हम बैग के बाहर है, याद रखना है। तो ग्रॉस सैलरी की टोटल नहीं लेंगे, हमें ना वो एक वर्किंग करना बाकी है, दैट इज़ अकोमोडेशन वाला, वो नोट बनाना बाकी है बेटा।
ग्रॉस सैलरी के बाद लिखेंगे लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। अब आएगा 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन। यहाँ कितना मिलता है, यहाँ 50,000 मिलेगा, लेकिन ये वाला वर्किंग जब हम बैक में करेंगे तो 75,000 मिलेगा। सो वेरी गुड क्वेश्चन, राइट? You must definitely have a look at this kind of question. So 16(1) is standard deduction, फिर 16(2) क्या है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। 16(3) पीटी, प्रोफेशन टैक्स का भी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। फिर आता है नेट सैलरी, फिर हमें करना पड़ेगा वो नोट 1 एंड दैट नोट इज़ फॉर फर्निश्ड अकोमोडेशन। सो नोट 1 लिखो, फर्निश्ड अकोमोडेशन। तो पहले हम अकोमोडेशन का वर्किंग करते हैं। तो पहले हम किसका वर्किंग करेंगे, फर्निश्ड अकोमोडेशन। पहले हम किसका वर्किंग करेंगे, फर्निश्ड अकोमोडेशन। बराबर है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, पहले किसका वर्किंग करेंगे, फर्निश्ड अकोमोडेशन। अब फर्निश्ड अकोमोडेशन में क्या बोला है, अकोमोडेशन ओन्ड बाय PQR। नाउ आर यू नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय? यस। अकोमोडेशन उसमें नॉन गवर्नमेंट, ओके। नाउ अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द कंपनी, नॉट टेकन ऑन लीज। अकोमोडेशन ओन्ड, अगर अकोमोडेशन ओन्ड होता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, अकोमोडेशन ओन्ड है, रेंट पे नहीं है, देन perquisite depends upon the population, है ना? देन ये क्या करता है, डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन। बराबर है? नो नो नो, 75,000 इज फॉर बैक बाबा, इट्स फॉर बैक, करेक्ट। नाउ इट डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन। तो ये सिटी कौन सी है अभी, इज अ सेल्स मैनेजर, सिटी का नाम दिया है क्या? अयो, सिटी का नाम दिया है? आपको पहले दिखा देती हूँ फॉर्मूला। सिटी का नाम दिया है क्या, देखो क्वेश्चन में कहीं मुझे दिख तो नहीं रहा है, आपको दिख रहा है क्या कहीं? सो हमें तो अभी लेटेस्ट वाले रूल्स ही लेने, पता है आपको RFA के अभी क्या है, 5% है, 7.5% है, और लेटेस्ट मैक्सिमम कितना है, 10% है। बराबर? सो दिस इज़ व्हाट इज़ द लेटेस्ट थिंग दैट इज़ एप्लीकेबल। सो ये हम लेंगे सैलरी, सैलरी में देंगे हैदराबाद। ओ, सो हैदराबाद का पॉपुलेशन डेफिनेटली हाईएस्ट स्लैब में ही आएगा। सो हैदराबाद का पॉपुलेशन हाईएस्ट स्लैब में ही लेंगे हम लोग, और हम लोग वर्किंग करेंगे एज पर 10%। फिर हम लोग वर्किंग करेंगे एज पर 10%, करेक्ट। सो मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे RFA, एक बार दिखा देती हूँ तो फिर आपको ओके लग जाएगा। अच्छा देखो, मैंने जानबूझ के RFA लिया, जिन्होंने ओल्ड सीखा है आपको पता है हम 2 वर्किंग करते थे, अभी वो 2 वर्किंग्स नहीं है। या सो व्हाट यू हैव टू टेक हियर, किधर गया RFA, आ जाएगा। अरे आ जा ना भाई, कब से तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, आ तो जा। अरे यार आ जा RFA का खरं नहीं है। हाँ आ गया आ गया, ये देखो। सो अप टू 15 lakhs 5%, 15 to 40 lakhs 7.5%, and above 40. तो हैदराबाद इज़ अ बिग सिटी, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अबाव 40। सो यहाँ पे है 10% ऑफ सैलरी। सो और सैलरी यहाँ पे मीन्स एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट। हाँ, DA तभी लेंगे इफ़ इट इज़ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी, और इस क्वेश्चन में दिया है कि DA जो है इट इज़ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी। सो मेरा जो प्रैक्टिस बैच है, ओ माय गॉड, खुल जा सिम सिम, प्रैक्टिस बैच की नोटबुक, प्रैक्टिस बैच की नोटबुक, वहाँ पे लिखेंगे सिटी हैदराबाद, एंड व्हेन द सिटी इज़ हैदराबाद, population is definitely going to be more than 40 lakhs. So therefore ये क्या होने वाला है, it is going to be more than 40 lakhs, and therefore perquisite is equal to 10% of salary. And what is salary over here? Everything except perquisite. So salary की जो meaning है, let us start.
यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो सैलरी में क्या आएगा, बेसिक आएगा येस 10,26,000, तो लिखो 10,26,000। DA आएगा येस 4,10,400 बिकॉज इट्स गिवन दैट DA इज़ फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सैलरी बेटा। नाउ बोनस आएगा 87,000, सो बोनस भी आएगा 87,000। उसके बाद ये जो PF है, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF, ये परक्विजिट है, ये नहीं आएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस एग्जम्प्ट नहीं आएगा। रिसर्च अलाउंस आ जाएगा, एवरीथिंग। सो ये 36,000 आएगा। चिल्ड्रन 19,200 आएगा, सो 36,000 प्लस 19,200। ओ माई गॉड, कमान प्लस रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स, ये एक परक्विजिट है तो ये नहीं आएगा। मेडिकल अलाउंस 18,000 है तो वो आएगा क्योंकि वो एक अलाउंस है। तो कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट इज़ द टोटल ऑफ दिस सैलरी। उसका 10% होगा परक्विजिट। और उसके बाद सो दैट कम्स टू 15 lakhs। येस हर्षित इज सेइंग 15,96,600। देयरफॉर परक्विजिट इज इक्वल टू 10% ऑफ 15,96,600। सो परक्विजिट फॉर द अकोमोडेशन बेटा, perquisite for the accommodation is 1,59,660. 1,59,660. Now I have to add perquisite for furniture. Perquisite for furniture. अब perquisite for furniture is, उसको फर्नीचर 2 लाख का फर्नीचर मिलाया दिया, बट इट वॉज गिवन इन अक्टूबर। फर्नीचर कॉस्टिंग ना, फर्नीचर में भी 2 हो सकता है, फर्नीचर ओन्ड हो सकता है या रेंटेड हो सकता है। तो फर्नीचर का कॉस्ट दिया है मतलब ये ओन्ड ही है, सो ये 10%, लेकिन अक्टूबर से है माने 6 महीने के लिए है। ओ माई गॉड, तो 2 लाख का 10% मतलब 20,000, लेकिन 6 महीने के लिए मतलब 10,000। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट विल बी 1,69,660। सो ऊपर हम लिखेंगे 169,660। गेट द ग्रॉस सैलरी एंड गेट द नेट सैलरी फास्ट। चलो फटाफट कैलकुलेशंस करो। आई होप आई एम नॉट फास्ट, इट्स अ प्रैक्टिस बैच, इट्स नॉट अ रेगुलर बैच। सो 169,660, तो यहाँ पे लिखेंगे 169,660. Get me the gross salary and get me the net salary and then I'll do the working under back. Come on fast. एक और क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल एक और क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। होमवर्क भी देने वाली हूँ आज आपको ज़्यादा। सो 18,09,988 करेक्ट है। 50,000 माइनस होगा, सो 17,59,988। अब हमें मेन वर्किंग करना है। व्हाट इफ दिस आंसर वाज अंडर 115 बैक। मैम बेसिक सैलरी उसकी दिसंबर के बाद इंक्रीज हुई 2,000 एवरी मंथ, देन व्हाई डिड वी टेक 85? एवरी मंथ नहीं, इट इंक्रीज, हु सेड इंक्रीज एवरी मंथ? पर मंथ सैलरी 2,000 से बढ़ गई, देयर आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 2,000 पर मंथ। बस हर महीने थोड़ी 2,000 बढ़ती जाएगी। हाँ, उसके बाद 87,000 हो गई तो 3 महीने के लिए 87 और पहले 9 महीने के लिए 85। ये वाला लेक्चर कब तक अपलोड होगा? थोड़ा टाइम लगेगा, अभी शाम है ना, शाम को हो जाता है, बट यहाँ से लेक्चर लेके तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं निरुपमा, हो जाएगा अपलोड। हम आज ही करने की तो कोशिश तो करते ही है। चलो अब इसमें से सेकंड पार्ट लिखो, कॉम्प्यूटेशन ऑफ सैलरी। computation of salary if computation of salary if assessee opts for 115 back. if opted for 115 back, ऑब्जर्व करो 115 बैक में अभी क्या क्या नहीं मिलेगा। पूरा वर्किंग फिर से नहीं करना है, पूरा वर्किंग फिर से नहीं करना है, जस्ट पॉज। 2 मिनट आप पॉज करोगे क्या? आप पॉज करोगे क्या? प्लीज़ आप मत लिखना अभी, बिल्कुल फिर से वर्किंग नहीं करना है। डोंट एक्ट क्रेजी। आई विल स्टार्ट विथ ग्रॉस सैलरी, आई कैन स्टार्ट विथ ग्रॉस सैलरी,
बरोबर है। तो मुझे पता है यहाँ पे ग्रॉस सैलरी 18,09,988। जस्ट पॉज, 18,09,988, जस्ट वेट। अब मैं देखूंगी क्या क्या चीज़ें बैक में नहीं मिलेंगी, कोई भी एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट TTDC। एक्सेप्ट कौन सा? TTDC। बराबर है क्या? अब मुझे नहीं मिलेगा, वो क्या नहीं मिलेगा? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। मुझे क्या नहीं मिलेगा? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो मेरे लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मुझे ऐड करना पड़ेगा ये एग्जाम्शन ऑफ 2400। यार एक डेंजर सीन है फिर। ऐड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एग्जाम्शन नॉट अवेलेबल ना, एट एग्जाम्शन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। सो जो एग्जाम्शन, आप पॉज करो, आप लिखना मत। एड्यू अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का एग्जाम्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। पॉज करो, लिखो मत, मैं टाइम दूंगी। फिर यहाँ पे देखो, ये तो मिलेगा बैक में, ये भी मिलेगा, ये भी है। एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्री, ये मिलता है बैक में, ये मिलता है बैक में। ट्रैवलिंग अलाउंस, टूर ट्रैवलिंग, TTDC ट्रैवलिंग आता है तो ये भी मिलेगा। रिसर्च में एग्जाम्शन नहीं है, चिल्ड्रन में ही एग्जाम्शन है। अब फर्निश्ड अकोमोडेशन की सैलरी चेंज होगी, ठीक है। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स, ठीक है। मेडिकल ये भी ठीक है, ये भी एग्जाम्शन है, तो एक ही अमाउंट है। एंड परक्विजिट की वैल्यू चेंज होगी, एंड परक्विजिट की वैल्यू चेंज होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो परक्विजिट की वैल्यू हमने ली वो लेस करेंगे और करेक्ट परक्विजिट की वैल्यू ऐड करेंगे। तो ये लेस करेंगे 169,660। एक मिनट रुको, मैं दोनों तरीके से दिखाऊंगी, कंफ्यूज मत होना। ऐड करेंगे परक्विजिट फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन, वो हम लेस ऐड करेंगे, लेस करेंगे। पहले जो हमने सैलरी में लिया है पहले उसको लेस करेंगे। हाउ मच इज़ दैट? वेट, जस्ट पॉज, डोंट डू एनीथिंग। 169,660, वेट, 169,660, ओके। ऐड करेक्ट वैल्यूएशन, करेक्ट वैल्यू फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब जो रेंट फ्री अकोमोडेशन की करेक्ट वैल्यू वो क्यों चेंज होगी? मैम उसकी सैलरी चेंज होगी। जस्ट पॉज करो। आपको लग रहा है नहीं मैम ये बहुत रिस्की है, डोंट टेक द रिस्क। ईजियर मेथड दिखाऊंगी, लेंदी है बट पक्का आंसर करेक्ट आएगा। हाँ ईजियर, अगर ये एडलेस में कंफ्यूज हो रहा है तो जिनको कंफ्यूज हो रहा है, दिस गो टू हेल। नाउ करेक्ट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, व्हाट वाज सैलरी फॉर दिस रेंट फ्री अकोमोडेशन? जब हमने सैलरी लिया, सैलरी केम टू 1596,600, बट यहाँ मैंने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लिया 19,200। ये देखो ये लिया था 19,200, बट वो नहीं आएगा, इट विल बी 21,600। तो ये मुझे 2,400 से सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी। रुको, सो सैलरी जो है 15,96,600 प्लस 2,400। सो ये जो सैलरी आएगी, ज़रा रुक जाओ, आप कुछ सवाल मत पूछना 2 मिनट मुझे। मेरे पास कैलसी है क्या? ये बताओगे क्या तुम? 15,96,600 प्लस 2,400, सो दैट कम्स टू 15,99,000। इसका 10% जब हम लेते दैट कम्स टू 159,900 प्लस फर्नीचर का 10,000, सो इट कम्स टू 169,900। कुछ चेंज तो भी हुआ क्या? हाँ 169,900। ये ऐड होगा, ये लेस होगा, ये ऐड होगा। एक मिनट रुको ज़रा। फिर मुझे आएगी ये वाली करेक्ट ग्रॉस सैलरी, दिस इज़ बैक वाली ग्रॉस सैलरी। तो ये जो ग्रॉस सैलरी है आप निकालोगे, कितनी आएगी? 1 मिनट, आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ मुझे अभी जो कैलकुलेशन है वो दोगे। फिर मैं लूँगी लेस। मैम यहाँ सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। मैं लूँगी स्टैंडर्ड डिडक्शन। यहाँ का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आएगा 75,000, करेक्ट है। पीटी और ये तो मिलता ही नहीं है, एंटरटेनमेंट अलाउंस होता ही नहीं है, पीटी यहाँ होता भी नहीं और है भी नहीं। मैम पहले आप मुझे सिर्फ प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट कि पहले मुझे आप ये कैलकुलेट करके बताओ, फिर मैं आपको बताती हूँ। फिर मैं आपको और एक तरीका बताऊंगी।
एग्जाम्शन मिलता है ना, आरएफए का एग्जाम्शन क्यों नहीं मिलेगा आपको? बैक का मैं वर्किंग दिखाऊं? लर्न करके जाना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ही मैंने आपको बोला था, ये तो रामबाण का बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो क्या नहीं मिलेगा, तो ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न करके जाना है। बैक और इसका जो डिफरेंस है, ये देखो। एग्जाम्शन फॉर अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, सिर्फ टी डी सी मिलेगा। एचआरए नहीं मिलेगा, डेली अलाउंस नहीं, एलटीसी नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन इधर 75 इधर 50, तो सिर्फ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का एग्जाम्शन है वो नहीं मिलेगा। बाकी कहाँ बोला है कौन से परक्विजिट का एग्जाम्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा डिफरेंस नहीं है। परक्विजिट में सिर्फ ये 50 रुपीज़ लंच का अलग है। यस अरे आंसर बताओ ना, आई एम वेटिंग फॉर योर टोटलिंग। तुमको मेरा अमाउंट ये नोटबुक देखने का है क्या? तो बताओ ना। 1809,988 प्लस 2400 माइनस 169,660 प्लस 169,900, मैं करूँ क्या कैलकुलेट? चलो बताओ जल्दी। 1809,988 प्लस 2400 प्लस 169,900 माइनस 169,660, सो 18,12,628 बराबर है क्या? उसमें से माइनस 17,37,628। मैम ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, देन डोंट डू इट लाइक दिस, देन पूरा सॉल्व करो। देन डोंट डू इट लाइक दिस, देन पूरा सॉल्व करो। देखो कैसे, यहाँ बताती हूँ। ये करने से आपको समझेगा। सपोज यहाँ पे बैक होता 115 बैक, तो देखो 115 बैक में बेसिक विल रिमेन द सेम 10,26,000, यस। 4,10,400 DA will remain the same, yes. Bonus 87 will remain the same, yes. Our employers contribution का perquisite will remain the same, yes. अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, अलाउंसेस के जो एग्जाम्शन होते हैं वो नहीं मिलता। एचआरए का एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, एलटीसी का नहीं मिलेगा, परक्विजिट में सिर्फ लंच का 50 का नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में डिफरेंस है, बराबर है कि नहीं? तो ये देखो, ट्रैवलिंग अलाउंस ये भी एग्जाम्प्ट है, टीटीडीसी है इसलिए ये मिलेगा। रिसर्च अलाउंस ये 36,000 है, अगर यहाँ एग्जाम्शन होता तो वो भी हम कैंसिल करते, क्योंकि अलाउंसेस में सिर्फ 4 ही अलाउंसेस के एग्जाम्शन है, ट्रैवलिंग, ओके, ट्रांसपोर्ट, डेली एंड कन्वेंस, बरोबर है क्या? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का नहीं मिलेगा, सिर्फ टीटीडीसी, तो ये एग्जाम्शन नहीं मिलेगा, तो ये डायरेक्टली 21,600 हो जाएगा। फर्निश्ड अकोमोडेशन का चेंज होगा, बिकॉज सैलरी चेंज हुआ तो उसका वर्किंग भी 10% ऑफ सैलरी होगा। अरे हाँ ना, अरे हाँ ना, यस। तो यहाँ देखो रीइम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल्स वो आता है मैम, ये 18,000 आएगा, ये एग्जाम्प्ट हो गया। अब इसकी वर्किंग जो करेंगे देखो, और ये सैलरी क्या होगी नाउ, सैलरी फॉर 115 फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन की सैलरी में 10,26,000 आएगा, 4,10,400 आएगा, 87,000 आएगा, 28 नहीं आएगा, हाँ वही मैं बोली, 28 नहीं आएगा, 36,000 आ जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन में फ़र्क आ गया, 21,600। मेडिकल का रीइम्बर्समेंट नहीं आएगा, बट 18,000 आ जाएगा। अब ये जो सैलरी आएगी ना आपकी, इससे मैच होगी। यस, ये आई एम डूइंग दिस वर्किंग फॉर बैक। तो अभी ये जो सैलरी आएगी ना, मैंने यहाँ पे निकाली ना बेटा, देखो सैलरी, तो सैलरी में सिर्फ मैंने यही डिफरेंस ऐड किया, तो ये जो सैलरी है ये आएगी 15,99,000। चेक करना, 15,99,000। फिर अकोमोडेशन का कितना होगा, 10% ऑफ 15,99,000, सो दैट इज़ 1,59,900 प्लस फर्नीचर। फर्नीचर का जैसा हमने ऊपर सॉल्व किया वैसा ही, कि 2 लाख का फर्नीचर, उस पर 10%, उस पर आपको मिलेगा फॉर 6 महीने, सो दैट कम्स टू 10,000। तो आपका परक्विजिट ये 169,900, तो यहाँ से मैं लिखूँगी 169,900। देख लो,
फिर आप क्रॉस चेक करके मुझे बोलो। अब देखो, अब देखो, ये जो मेरा बैक का वर्किंग आया, यही सैलरी आएगा आपका। क्रॉस चेक कर लो एक बार। इज इट 18,12,628? 18,12,628 आ रहा है क्या? हाँ, आपको बहुत कॉन्फिडेंस है तो आप कॉलमनर भी कर सकते हो। इफ़ यू आर वेरी श्योर कि बाबा हम मैम दोनों एक साथ कर ले, तो ट्राई करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। 1737, 1737, 628। So if you are comfortable by doing like this is out of back and this is 115 back. करेक्ट है क्या? करेक्ट है क्या? ये 115 बैक के अंडर का वर्किंग है। फर्स्ट वाला दिखा दो, दिखाती हूँ। एग्जाम में कैसे करें, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको कंफर्टेबल है आप वो करो। डोंट थिंक अबाउट कैसा दिखाना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये एक हो गया ऑप्शन, दिस इज वन वे ऑफ वर्किंग। और यू कैन डू दिस वर्किंग फॉर 115 बैक। तो आप स्टार्ट करो ग्रॉस सैलरी से। आप एग्जम्पशन ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यहाँ पे लिखेंगे नॉट अलाउड। ये क्यों नॉट अलाउड? क्योंकि बैक में ये अलाउड नहीं होता है। फिर परक्विजिट फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन, जितना वहाँ लिया है वो माइनस करो और फिर करेक्ट वाला ऐड करो। ये तो फर्नीचर वाला है। फर्नीचर का कैसे आया? 2 लाख पे 10% फॉर 6 मंथ्स। करेक्ट। हाँ, आपको अभी देखो क्या कंफर्टेबल है, आप डाउट पूछो। रिसर्च अलाउंस कब लेंगे क्या बताऊं? रिसर्च अलाउंस फुली टैक्सेबल है। रिसर्च अलाउंस कब लेंगे मतलब मुझे नहीं समझा। रिसर्च अलाउंस का खर्चा हुआ तो एग्जम्पशन आएगा, बट यहाँ खर्चा दिया ही नहीं है। आप ले लो ना, ऐसा फोटो ले लो ना। ग्रुप पर मैं क्या भेजूँ आपको? आज तो नहीं, थोड़ी देर से भेज पाऊंगी मैं। भेजती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ। ये प्रैक्टिस बैच है ना। और ये एक आप ही ले लो ना अभी फ़ोटो, मैं दिखा रही हूँ ना। मैं भेजूंगी, ये पूरी फाइल भेजूंगी, लेकिन इसको टाइम लगता है। आप ही अभी फ़ोटो ले लो ना बेटा, मोबाइल से फ़ोटो ले लो। हाँ, भेज दिया दे किसी बच्चे ने, थैंक यू। फर्स्ट वाला कंफर्टेबल लग रहा है, फर्स्ट वाला करो। आपको जो कंफर्टेबल लग रहा है आप करो। ये फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाले का आंसर लो। आपने ले लिया, ये ग्रुप पे आ गया। सेकंड वाले का आंसर भी ग्रुप में आ गया। क्या बात है, क्या बात है। अभी क्या हो गया? फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। होमवर्क के लिए करोगे क्या अगला? होमवर्क करके आओगे, क्वेश्चन 2 सॉल्व करोगे? आई थिंक क्वेश्चन 2 सॉल्व करो, बिकॉज वी नीड टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस नो। सो क्वेश्चन 2 आप सॉल्व करके आओ। मैं आपको क्वेश्चन 2 का आंसर दे सकती हूँ, क्योंकि आरटीपी का आंसर है तो मैं अंदाजन आपको आंसर बता सकती हूँ। या यू हैव टू। निरुपमा तो गई नहीं। यस, होमवर्क देती हूँ। तो ये देखो, आपको ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ कॉन्सेप्ट इनकम ऑफ अदर पर्सन, शायद कुछ क्लबिंग का इंक्लूडेड होगा। ट्राई करना, गलती करेंगे तो कोई बात नहीं है, गलती होगी तो कोई बात नहीं है। मेरा जो टैक्सेबल सैलरी आ रहा है, आई कैन जस्ट टेल यू दी आंसर, बिकॉज ये जैन आरटीपी का है ना, तो मैंने आंसर निकाला था। टैक्सेबल सैलरी जो आ रहा है, इट इज़ 11,13,369। आई एम नॉट वेरी श्योर, शुड बी दिस। हाँ, क्योंकि अगर कुछ चेंज होगा तो। एंड यहाँ पे उसके बाद पीजीबीपी भी है, वो क्लबिंग है, क्लबिंग क्लबिंग भी है यहाँ पे। सो यहाँ पे वो है, प्लस क्लबिंग की वजह से देर इज़ पीजीबीपी। तो वो आपको ट्राई करना है, एटलीस्ट सैलरी तो मैच करके लाना है। सो ये आपका होमवर्क है, तो एटलीस्ट आपको क्या तो भी मैच करना है बेटा, एटलीस्ट सैलरी को तो भी आपको मैच करना है, ठीक है। तो ऐसे देखो, सैलरी में हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सैलरी में हमें। नौ क्वेश्चन है क्या टोटल? कितने?
आई एम वेटिंग, आई ऑलवेज वेट फॉर डाउट सॉल्विंग. सो होमवर्क दे दिया आपको, क्वेश्चन 1 किया, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है. पहले कुछ 4-5 क्वेश्चन सारे मैंने यही लिए हुए हैं, पास एग्जाम क्वेश्चन. आप डाउट पूछ सकते हो. कल भी क्लास में ऐसे ही लूँगी, थोड़ा जल्दी लेने की कोशिश करेंगे. 11 क्वेश्चन आ देयर. ओके फाइन. हाँ वो पेंशन वगैरह वो सारे क्वेश्चन है ना. हाँ हाँ हाँ. सैलरी को 2-3 दिन लगेंगे अपने को. संडे को क्लास नहीं होगी. 11 क्वेश्चन आ देयर. ओके चिन्मय तो अटेंड कर रहा है, अच्छी बात है. एक 2-3 दिन दो, मेरा ना ऑफिस का काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं मॉर्निंग 11:30 11:30 का लेक्चर स्टार्ट कर सकती हूँ. मैम डाउट है, ट्रैवलिंग अलाउंस एग्जम्प्ट है तो रिसर्च भी तो एग्जम्प्ट हो गया ना. क्यों हो गया? बट रिसर्च का खर्चा ही नहीं हुआ ना, मुझे सिर्फ मिला. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंडिचर. सो रिसर्च के लिए एक्सपेंडिचर इज ज़ीरो. येस क्लास इज ओवर. सो रिसर्च अलाउंस अकाउंट डेबिट, रिसर्च अलाउंस अकाउंट डेबिट बोल रही हूँ, रिसर्च अलाउंस रिसीव लेस एग्जम्प्ट. एग्जम्प्ट कुछ हुआ ही नहीं है ना, खर्चा ही नहीं है ना. तो एक्सपेंडिचर इनकर दैट ज़ीरो और अलाउंस विच एवर इज लोअर, तो ये खर्चा ज़ीरो है तो इसलिए एग्जाम्पशन ज़ीरो आएगा. लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर जो परक्विजिट है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस. एक हाथ क्वेश्चन होगा तो देख लेंगे अस्मित, नहीं तो तू बाद में मुझे पूछ बोल लेना एंड में, हम एक हाथ क्वेश्चन तुझे दे दूंगी सॉल्व करने के लिए. वो 35 AD में asset is purchased. It has to be used for 8 years. So do we need to debit the cap expenditure every year? No. लेकिन 8 years के पहले नहीं बात करी है क्वेश्चन में. अरे दोनों में एक्सपेंडिचर बेस्ड है, बट यहाँ बोला है ना. ये देख यहाँ क्या बोला, ऐसे मत करते जाओ तुम बेटा. देखो ट्रैवलिंग अलाउंस पर मंथ टूवर्ड्स ऑन ड्यूटी टूर्स. सो जब बोलते हैं ना टूवर्ड्स ऑन ड्यूटी टूर, इट इज़ अज्यूम दैट ऑन ड्यूटी आपने इसका खर्चा किया है. यहाँ ऐसा अज्यूम्शन ऑन ड्यूटी टूर कि यहाँ खर्चा भी आपका 5,000 पर मंथ हो रहा है. टूवर्ड्स ऑन ड्यूटी टूर्स, कन्वेंस अलाउंस गिवन टूवर्ड्स एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंसेस, ऐसे बहुत बार है ये एडजस्टमेंट. सो टूवर्ड्स ऑन ड्यूटी टूर का ही मतलब है कि ऑलरेडी इसमें खर्चा 5,000 का आपका हो गया है. गुरसेवक समझे क्या? हाँ कल थोड़ा जल्दी ले सकती हूँ, सैटरडे है तो आई ट्राई आइदर 4 to 6 या 3:30 to 5:30. मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगी. सो आइदर आई टेक द क्लास फ्रॉम 3:30 to मैम RFA में हमने 10,000 क्यों ऐड किया? RFA में हमने 10,000 इसका ऐड किया, फर्नीचर का. ए ऐसा क्या करते रहे तुम मेरे को. सोल्यूशन में दिया ना, तूने नहीं लिखा क्या 10,000? अरे फर्स्ट केस में भी 10,000 ऐड किया ना. ये परक्विजिट फर्नीचर का ऐड किया. फर्निश्ड अकोमोडेशन है, उसको फर्नीचर भी दिया ना 6 महीने के लिए, तो इसलिए ये 10,000 फर्नीचर का ऐड किया. आदिति ma'am only once we have to debit capex. No you don't have to debit. I'm not teaching you accounting Ananya. We are not talking about debit or credit. We are talking about what is the tax treatment. Tax treatment says capital expenditures allowable, तो अलाउ कर देने का, खर्चा अलावेबल है. बाद में अगर 8 साल के पहले बेच दिया तो जितना खर्चा अलाउ किया उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके उसको टैक्स करते हैं. ठीक है, ठीक है क्या? होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is for homework. Question number, oh my god. Question number 2 is for homework. Is that clear? तो ये आपको सॉल्व करने का है. Employer pays for medical treatment in private hospital, then it is fully taxable. So in this case, is employee eligible to claim ATD? No. How can he claim? Of course not. He is not paying. No, he can't claim ATD. He is not incurring expenses, so he can't claim ATD. No, not at all. डन है. आपकी क्वेरी सॉल्व हो गए तो मुझे बोल दीजिए. आर योर क्वेरीज सॉल्विंग डन?
यस, तो कल मिलेंगे 3:30 और 5:30 के बीच में। अभी ओके? अभी ओके, तो मिलते हैं कल। बाय बाय। किसी और को कोई क्वेरी है तो बोलो जल्दी, आई कैन स्टॉप द स्ट्रीमिंग देन। सो कल हम मिलेंगे बिटवीन 3:30 to 5:30 आइदर। कल की क्लास होगी बिटवीन 3:30, तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगी, टू 5:30, और बिटवीन 4 to 6, दोनों में से लगभग इसी टाइम पे क्लास होगी। थैंक यू सो मच, होमवर्क करके आना, कल मैं चेक करूँगी। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।